उमेशपाल हत्याकांड मामले में धूमनगंज पुलिस अतीक के वकील खान शौलत हनीफ से पूछताछ कर रही है। पुलिस खान शौलत हनीफ से शाम 6 बजे तक पूछताछ करेगी। उमेशपाल हत्याकांड में शामिल आरोपी वकील खान शौलत हनीफ को पूछताछ के लिए धूमनगंज पुलिस नैनी जेल से उसे थाने ले आई है। पुलिस ने वकील खान शौलत हनीफ से पूछताछ के लिए कल कोर्ट से रिमांड मांगी थी और पूछताछ के लिए कोर्ट से 12 घंटे की रिमांड मिली है। पुलिस उमेशपाल हत्याकांड में शौलत की भूमिका को लेकर सुबह 6 बजे से पूछताछ कर रही है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। पुलिस पूछताछ में अवैध साम्राज्य को लेकर भी सवाल करेगी। शौकत हनीफ उमेशपाल अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है और 12 घंटे की पुलिस कस्टडी में वो कई राज उगल सकता है। इससे पहले पुलिस को उमेशपाल हत्याकांड में वकील खान शौलत हनीफ की भूमिका भी मिली थी। एनकाउंटर में मारे गए अतीक अहमद के बेटे असद और अतीक अहमद के वकील खान शौलत हनीफ का मोबाइल चैट सामने आया था। खान शौलत ने असद को उमेशपाल की तस्वीर भेजी थी। कई तस्वीरें 19 फरवरी को भेजी गई थी, जिसके बाद असद ने उन तस्वीरों को शूटर्स के पास भेज दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको अगली खबर दिखाते हैं। द केरल स्टोरी फिल्म की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा। फिल्म पर बैन लगाने के लिए केरल हाईकोर्ट में भी याचिका दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने द केरल स्टोरी पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो पहले केरल हाईकोर्ट का रुख करें। दरअसल वकील निजाम पाशा ने मामले को जस्टिस एम जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना की बेंच के सामने उठाया था। कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई कि याचिकाकर्ताओं ने हेट स्पीच के मामले में ही इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन दायर कर कोर्ट से दखल की मांग की है। कोर्ट ने कहा कि मामले में हाईकोर्ट में अलग से याचिका दाखिल की जा सकती है। ऐसे में इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन नहीं दायर करनी चाहिए। फिल्म पर बैन लगाने के लिए केरल हाईकोर्ट में भी याचिका दी गई, जिस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और फिल्म प्रोड्यूसर से जवाब मांगा है। फिल्म निर्माता पर आरोप लगाया गया कि फिल्म में खास समुदाय को अपमानित किया गया है। वहीं मंगलवार को दिन भर जेएनयू में फिल्म के खिलाफ लेफ्ट से जुड़े छात्रों ने विरोध किया, लेकिन शाम को जब स्क्रीनिंग रखी गई, पूरा हॉल छात्रों से खचाखच भर गया। फिल्म की स्क्रीनिंग के मौके पर निर्माता विपुल शाह से लेकर डायरेक्टर सुदीप्तो सेन और एक्ट्रेस अदा शर्मा भी पहुंची थी। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बलवंत सिंह की याचिका पर केंद्र सरकार को जल्द फैसला लेने को कहा है। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह राजोआना सुनवाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को राजोआना की दया याचिका पर जल्द फैसला लेने को कहा है। बलवंत सिंह राजोआना बेअंत सिंह की हत्या के दोष में 27 साल से जेल में बंद हैं और दया याचिका के लंबे समय से पेंडिंग रहने का हवाला देते हुए उसने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की थी, जिस पर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला लेना है। इस केस में जुलाई 2007 में बलवंत सिंह राजोआना को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 2010 में उसकी सजा को बरकरार रखा था। वह 27 साल से जेल में है और 2012 से उसकी दया याचिका लंबित है। 31 अगस्त 1995 को बेअंत सिंह की कार को हमलावरों ने बम से उड़ा दिया था। इस घटना में बेअंत सिंह के अलावा 16 और लोगों की जान गई थी। बलवंत सिंह को इसका मास्टरमाइंड मानते हुए फांसी की सजा सुनाई गई थी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। सुप्रीम कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ याचिका दायर की गई है। बीजेपी नेता और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ये याचिका पहलवानों की तरफ से दायर की गई है। याचिका में वकील की ओर से कोर्ट में कहा गया कि पुलिस बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। चीफ जस्टिस ने नई शिकायत भी जांच अधिकारी को देने को कहा। अब कल इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं इस मामले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी ने बड़ा बयान दिया है। मेडल लाने वाली महिलाओं के धरने पर बैठने के सवाल पर मेनका गांधी ने कहा कि अफसोस की बात है, भगवान करे उन्हें न्याय मिले। अफसोस की बात, भगवान करे कि उनको न्याय मिले। दरअसल मेनका गांधी इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। निकाय चुनाव के मद्देनजर वे भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं और जनता के बीच जाकर भाजपा की उपलब्धियां गिना रही हैं। प्रचार के दौरान जब पत्रकारों ने सांसद मेनका गांधी से पहलवानों के धरने को लेकर सवाल किया तो मेनका गांधी ने कहा कि अफसोस की बात है, भगवान करे कि
वहीं दक्षिण कन्नड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बीजेपी दक्षिण के अपने आखिरी दुर्ग को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार कर्नाटक के अलग अलग शहरों में रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिले के 13 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे, जिसकी शुरुआत पीएम ने दक्षिण कन्नड़ से की है। पीएम मोदी ने दक्षिण कन्नड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ तोड़ने का काम करती है, जबकि बीजेपी लोगों को जोड़ने का काम करती है। कांग्रेस हमेशा से बांटो और राज करो का फॉर्मूला अपनाती है। कांग्रेस आतंक के आकाओं को बचाती है, तुष्टीकरण को बढ़ाती है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सेना का अपमान करती है, वो सेना के बड़े अधिकारियों को गाली देती है, देश को बदनाम करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर आपको दिखाते हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान भाषा के गिरते स्तर को गंभीरता से लिया है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को परामर्श जारी किया है और पार्टियों से संयम बरतने को कहा है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा में हो रही बयानबाजी को लेकर सभी पार्टियों को सख्त निर्देश जारी किया है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान गिरते भाषा के स्तर को गंभीरता से लेते हुए बयानों में सावधानी और संयम बरतने की सलाह दी है। चुनाव आयोग ने संयमित भाषा शैली रखने की अपील की है। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने अपनी अपनी मांगों को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की थी। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान भाषा के गिरते स्तर को गंभीरता से लिया गया है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को परामर्श जारी किया है और पार्टियों को संयम बरतने की सलाह दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि तमाम स्टार कैंपेनर और राजनीतिक दल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और नियमों का पालन करें। हाल ही में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान दिए थे। कर्नाटक के मैसूर में आयकर विभाग ने आज बड़ी छापेमारी की। कांग्रेस नेता के भाई के घर पर रेड में 1 करोड़ रुपए मिले हैं। रिपोर्ट देखिए। मैसूर में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी में 1 करोड़ रुपए जब्त किए। आईटी के अधिकारियों ने मैसूर में सुब्रमण्यम राय के घर पर छापा मारा, जहां ये पैसे छिपाए गए थे। इनकम टैक्स टीम को एक पेड़ पर नोट के पैकेट मिले। बड़ी चालाकी के साथ नोट को पेड़ के ऊपर छिपा कर रखा गया था। इनकम टैक्स अधिकारियों ने जब पैकेट की तलाशी ली, तब जाकर पूरी कहानी समझ में आई। बेहद चालाकी के साथ नोटों के पैकेट पेड़ के ऊपर छिपाए गए थे। जिस घर में इनकम टैक्स ने पैसे जब्त किए, वो घर पुत्तर से कांग्रेस उम्मीदवार अशोक कुमार राय के भाई का बताया जा रहा है। पुलिस ने छापेमारी में 1 करोड़ रुपए बरामद किए। टीम ने पूरे घर की तलाशी ली। घर के बाहर लगे एक पेड़ के ऊपर पैकेट में ये रकम मिली। फिलहाल इनकम टैक्स के अधिकारी सुब्रमण्यम राय से पूछताछ कर रहे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा दिया है। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि जब मस्जिद गिराई गई, तब कांग्रेस ने वहां मस्जिद बनाने का संकल्प लिया था, फिर आपने मस्जिद क्यों नहीं बनवाया? कर्नाटक में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए कहा है कि जब मस्जिद गिराई गई, तब कांग्रेस ने कहा कि वहां मस्जिद बनाने का संकल्प लिया है, लेकिन इसका क्या हुआ? ओवैसी ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव से पहले बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन चुनाव के बाद क्या होता है? कांग्रेस पार्टी जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था, तो डेमोलिशन के बाद कांग्रेस पार्टी का एक रेजोल्यूशन है पार्टी का कि हम दोबारा वहां मस्जिद बनाएंगे। समझे आप? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उनका रेजोल्यूशन है उनकी पार्टी का कि हम बाबरी मस्जिद को वहीं बनाएंगे। क्या हुआ वहां पे फिर? अब कांग्रेस पार्टी बोल रही है। देखिए, चुनाव से पहले तो बहुत बातें बोलते, उसके बाद क्या होता आप देख लो।
दिल्ली पुलिस ने आज कुख्यात गैंगस्टर नंदू और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर एनआईए की तर्ज पर रेड की। तो दिल्ली पुलिस को छापेमारी में हथियार और कैश मिला है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर के बाद से दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर्स पर बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस ने एनआईए की तर्ज पर दिल्ली और हरियाणा में 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टर नंदू और उसके साथियों के ठिकाने पर हुई है, जिसमें दिल्ली पुलिस को छापेमारी में हथियार और कैश मिले हैं, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस को रेड के दौरान ड्रग्स भी मिला है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद से एनआईए और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अभी हाल ही में हरियाणा पुलिस की टीमों ने बदमाशों के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें पुलिस ने 2 कार, 1 स्कूटी और बैंक पास समेत कई अहम दस्तावेज बरामद किए थे। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जेल में तैनात सुरक्षा कर्मियों के सामने टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की गई। तिहाड़ जेल में कुख्यात गैंगस्टर सुनील मान और टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद से जांच के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तिहाड़ पहुंची थी और स्पेशल सेल के सूत्रों ने बताया कि गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने जेल के सुरक्षा में तैनात जवान और जेल प्रशासन के सामने ही टिल्लू को मारा था। 4 बदमाशों ने 92 से ज्यादा बार नुकीले हथियार से हमला किया और जब हमलावर हमला करते करते थक गए तब टिल्लू को छोड़ा। जब जेल प्रशासन चादर से ढककर ले जाने लगा तब भी टिल्लू पर हमला किया गया। सूत्रों के मुताबिक टिल्लू पर जब हमला किया जा रहा था तो गैंगस्टर सोनू दरियापुर, प्रदीप सोलंकी और मंजीत महाल वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने हमलावर को रोकने की हिम्मत नहीं की। टिल्लू ताजपुरिया पर जब हमला हुआ तब जेल की सुरक्षा में तैनात तमिलनाडु आर्म्स फोर्स के जवान और जेल प्रशासन के लोग मूक दर्शक की तरह खड़े रहे और अब इस घटना से एक बार फिर से जेल सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा इलाके में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दुकान लगाने को लेकर दरअसल ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों आपस में भिड़ गए। सड़क किनारे जमकर मारपीट, दुकान के अंदर भारी बवाल, आपसी कहासुनी के बाद 2 गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट की तस्वीरें बगहा के रामनगर इलाके की हैं, जहां दुकान लगाने और सजाने को लेकर जबरदस्त मारपीट हुई। बताया जाता है कि दुकान के सामने ठेला और खोमचा लगाने को लेकर पहले कहासुनी हुई। इसके बाद दुकानदार और सड़क किनारे ठेला लगाने वाले आपस में भिड़ गए। सड़क किनारे काफी देर तक हंगामा चलता रहा। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लात और घूसों से लड़ाई शुरू हो गई। दुकानदारों के बीच हाथापाई और जूतम पैजार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल मारपीट के मामले में किसी भी पक्ष ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। वहीं देश की बड़ी एयरलाइंस कंपनी गो फर्स्ट दिवालिया होने की कगार पर है और हालात तो ये हो गए हैं कि आज से 3 दिन तक गो फर्स्ट की सभी फ्लाइट्स कैंसिल रहेंगी। फ्लाइट्स के कैंसिल होने की वजह से यात्रियों का काफी नुकसान हो रहा है, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिवालिया होने की कगार पर खड़ी गो फर्स्ट एयरलाइंस के यात्री मुश्किल में फंस गए। कंपनी के पास अपने प्लेन में तेल भरवाने तक के भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में 3 दिन तक उसकी कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी। गो फर्स्ट ने 3, 4 और 5 मई की टिकट बुकिंग बंद कर दी है। कंपनी का कहना है कि उसके बेड़े में आधे से ज्यादा प्लेन ग्राउंडेड हैं, जिसकी वजह से उसका कैश फ्लो गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। गो फर्स्ट ने इंजनों की आपूर्ति न करने पर अमेरिकी अदालत में भी विमान इंजन निर्माता कंपनी के खिलाफ एक इमरजेंसी याचिका दायर की है। एयरलाइंस ने दावा किया है कि अगर इंजनों की जल्द आपूर्ति नहीं की गई तो वो दिवालिया हो जाएगी। एयरलाइंस का कहना है कि मौजूदा हालात में कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा एनसीएलटी के समक्ष अर्जी दाखिल की गई है। उड़ानें निलंबित रखने के फैसले को गो फर्स्ट को डीजीसीए ने कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिसका 24 घंटे में जवाब देना है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि इंजन आपूर्ति से फ्लाइट्स ऑपरेशन में दिक्कतों की वजह से गो फर्स्ट की वित्तीय स्थिति को झटका लगना दुर्भाग्यपूर्ण है।
इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर संघर्ष की स्थिति बन गई है। और आपको ये भी बता दें कि बीते 2 दिनों में दोनों तरफ से रॉकेट दागने की तस्वीर सामने आई है। इजराइल में भूख हड़ताल कर रहे फिलिस्तीनी नागरिक और इस्लामिक जिहाद के नेता खादर अदनान की मौत के बाद हमास और इस्लामिक जिहाद संगठन ने इजराइल पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। खादर अदनान इजराइल के जेल में बंद थे। प्रशासन के खिलाफ वो लगातार 87 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। हमास और इस्लामिक जिहाद के एयर स्ट्राइक के बाद इजराइल ने भी जवाबी हमला किया है और गाजा पट्टी इलाके में एक के बाद कई रॉकेट दागे। वहीं फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शतायह ने इजराइल पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इजराइल ने जानबूझकर खादर अदनान की हत्या की है। साथ ही फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि इजराइल ने उनकी रिहाई के लिए अनुरोध को स्वीकार किया था। दोनों तरफ से हो रहे हवाई हमले में एक बार फिर अरब देशों के टकराव की आशंका बढ़ गई है। Z News.